हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 1 की क्लास मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मैं डॉक्टर चयन मेहता, मगरब कुंजला गर्ल्स कॉलेज जोधपुर से। आपकी क्लास में हमने लास्ट टर्न पर पढ़ा था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में T2G और EG कक्षकों में D इलेक्ट्रॉन का वितरण किस तरह से होता है जब लिगैंड दुर्बल क्रिस्टल फील्ड के हों और जब लिगैंड प्रबल क्रिस्टल फील्ड के हों। कुछ उदाहरण से हमने ये भी देखा था कि जब हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की गणना करते हैं तो कौन सी अवस्था ज़्यादा स्थायी होती है। उदाहरणों से देखने के बाद हमने दूसरी उनकी युग्मन ऊर्जा और डेल्टा O के मान को ज्ञात किया था और युग्मन ऊर्जा और डेल्टा T के मानों को ज्ञात किया था। आज हम देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुप्रयोग क्या हैं। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्पेक्ट्रम, मेटल एंड लिगैंड की नेचर, स्टेबिलिटी आदि गुणधर्मों को समझाता है। CFT के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग निम्न हैं। सबसे पहला, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इस सिद्धांत के अनुसार कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है लिगैंड के द्वारा उत्पन्न निश्चित ज्यामिति से क्रिस्टल फील्ड में धातु आयन के d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है T2G और EG कक्षकों में, और जब ये स्प्लिटिंग होती है तो इसकी वजह से कुछ ऑर्बिटल्स की ऊर्जा कम और कुछ ऑर्बिटल्स की ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। इसके बीच ऊर्जा के अंतर जो है संकुल की उपस्थित धातु आयन एवं लिगैंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। संक्रमण धातु जटिलों के D कक्षकों के विभाजन के मध्य ऊर्जा का कम अंतर होने के कारण जब संकुल आयन पराबैंगनी प्रकाश का अवशोषण करता है तो इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा T2G कक्षक से EG कक्षक में चला जाता है, जिसे हम DD ट्रांजिशन कहते हैं। और इस DD ट्रांजिशन की वजह से ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कलर की व्याख्या की जा सकती है, और इस DD ट्रांजिशन की वजह से ही सारे जो हमारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलर्ड होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है संकुल में मैग्नेटिज्म की व्याख्या। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द्वारा कॉम्प्लेक्सों के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आराम से समझा जा सकता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है और चुंबकीय आघूर्ण का मान हम इस सूत्र के द्वारा निकालते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रिस्टल फील्ड में d ऑर्बिटल T2G और EG में विभक्त हो जाते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण निम्न कारणों पर निर्भर करता है: क्रिस्टल की स्प्लिटिंग एनर्जी और युग्मन ऊर्जा P, अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन के युग्मन हेतु आवश्यक ऊर्जा। इससे दो स्थितियाँ आती है, जब P इज़ लेस देन डेल्टा और जब P इज़ ग्रेटर देन डेल्टा। जब P इज़ लेस देन डेल्टा होता है तो ये प्रबल लिगैंड की उपस्थिति में डेल्टा का मान ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षकों में जाएंगे और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा तो कॉम्प्लेक्स निम्न चक्रण युग्मित होगा। लेकिन जब P इज़ ग्रेटर देन डेल्टा होगा तो डेल्टा का मान कम होने की स्थिति में हूर्न के नियम की पालना करते हुए इलेक्ट्रॉन उच्च चक्रण मुक्त होता है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ये कोबाल्ट का अमोनिया के साथ लिगैंड है और ये कोबाल्ट का फ्लोराइड के साथ, तो ये प्रबल लिगैंड और निम्न चक्रण है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिगैंड दुर्बल है और चक्रण उच्च है। तो इस तरह से हम संकुलों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, जबकि इस एग्जाम्पल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं जो इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझाते हैं। कोबाल्ट अमोनिया में अमोनिया प्रबल लिगैंड है, डेल्टा का मान P से ज़्यादा है, इसलिए CO+3D6 के सारे इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में भरे जाएंगे। सब युग्मित होंगे, युग्मित होने की वजह से इसका विन्यास T2G6 होगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होने से चुंबकीय आघूर्ण का मान भी शून्य होगा। जबकि अगला जो जटिल है हमारा COF6, उसमें F दुर्बल लिगैंड है, यहाँ पर P का मान डेल्टा से ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो D ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग T2G4EG2 होगी, तो यहाँ पर हमको 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जैसा कि मैंने पिछले चित्र में आपको बताया था। तो यहाँ पर जो म्यू का मान है वो 4.90 बोर मैग्नेटॉम आएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने देखा है कि हम किस प्रकार संकुलों के चुंबकत्व की व्याख्या कर सकते हैं। तो इस पेज में आपको संकुलों के चुंबकत्व की व्याख्या समझ में
आई। इसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का उपयोग। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के मानों का उपयोग संकुलों के विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व और उनकी ज्यामिति समझने में किया जाता है। ऑक्सीकरण अवस्था और स्थायित्व CFSE के मान द्वारा समझा जा सकता है। जब लिगैंड दुर्बल हो, CO+2 और CO+3 से जुड़कर उच्च चक्रण ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जाम्पल COH2O6, COH2O6 +2 और +3 दोनों के संदर्भ में बनाता है, तो ये सिद्ध होता है कि H2O कोबाल्ट 2 के साथ स्थायी जटिल बनाता है और कोबाल्ट 3 के साथ नहीं, क्योंकि कोबाल्ट 2 में D7 का दुर्बल लिगैंड जल की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन विन्यास T2G5E2 होता है, जिससे कि अष्टफल की ज्यामिति में CFSE का मान 0.8 डेल्टा O होता है तथा कोबाल्ट का अगर हम 3+3 वाला लेते हैं तो इसमें हम T2GeG2 होता है और CFSE का मान 0.4 होता है। CFSE का अधिक मान COH2O6 को अधिक स्थायित्व प्रदान करता है। इसके विपरीत यदि प्रबल लिगैंड अमोनिया के साथ कोबाल्ट +3 धातु आयन निम्न चक्रण संकुल बनाता है, तो ये पाया गया है कि अमोनिया के लिगैंड कोबाल्ट +3 को CO+2 की अपेक्षा अधिक स्थायित्व प्रदान करते हैं। कोबाल्ट 3 में हमने देखा d ऑर्बिटल में ये चक्रण पाया जाएगा और कोबाल्ट 2 में ये पाया जाएगा, तो हम देखते हैं कि कोबाल्ट 3 को कोबाल्ट 2 की प्रति अधिक स्थायित्व मिलता है। अगला पॉइंट है कि संकुलों के त्रिविम रसायन को समझना। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के मानों में यह समझा जा सकता है कि कॉपर +2 प्रबल एवं दुर्बल लिगैंड की उपस्थिति में सिर्फ समतल्य जटिल बनाता है, चतुष्फलकीय अथवा अष्टफलकीय जटिल नहीं, क्योंकि Cu+2 D90 2G6 समतल्य जटिल में CFSE का मान 1.22 डेल्टा होता है, जो कि अष्टफलकीय जटिल या चतुष्फलकीय जटिल के मान से ज़्यादा है, अतः स्थायी है। इसी तरह CFSE के आधार पर यह भी समझाया जा सकता है कि D8 विन्यास वाले धातुएं चतुष्फलकीय जटिल की तुलना में समतल्य जटिल बनाते हैं, जिससे CFSE का मान ज़्यादा होता है। यानी जितनी ज़्यादा क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा होगी जटिल उतना ही अधिक स्थायी होगा, कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्टेबल होगा। अब हम देखते हैं क्रिस्टल फील्ड की लिमिटेशन। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जो सिद्धांत संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार काफ़ी सारी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनकी प्रॉपर्टी को बताता है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। वैसे ही क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत ही सक्सेसफुल थ्योरी है, लेकिन कुछ जो लिमिटेशंस है उनको हम देखते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार धातु और लिगैंड के मध्य बंध पूर्ण आयनिक प्रकृति का होता है सही नहीं है, क्योंकि प्रायोगिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि कोई भी बंध पूर्णतः आयनिक या सहसंयोजक नहीं होता। इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुदान इस प्रकरण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि धातु लिगैंड का बंध 70% आयतनिक और 30% सहसंयोजक होता है। दूसरा पॉइंट, CFT में केवल धातु आयन के D कक्षकों पर ही ध्यान दिया है, जबकि धातु आयन के S और P कक्षक एवं लिगैंड के पाई ऑर्बिटलों का ध्यान नहीं रखा गया है। तीसरी बात इसमें बताई कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में लिगैंड की आपेक्षिक सामर्थ्य का संतोषजनक व्याख्या नहीं है, अर्थात क्यों कुछ लिगैंड प्रबल क्षेत्र और क्यों कुछ लिगैंड दुर्बल क्षेत्र के लिगैंड होते हैं। CFT आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं करता। CFT धातु तथा लिगैंड के मध्य द्विबंध बनाने की संभावना को भी नहीं दर्शाता। तो इस तरह से ये कुछ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की कमियां थी। अब हम देखते हैं कि संयोजकता बंध सिद्धांत और क्रिस्टल शील्ड सिद्धांत की तुलना। हम ये CFT और VBT की तुलना करते हैं। CFT में यह सिद्धांत बैथे और वॉन ने दिया था, यह सिद्धांत पॉलिंग ने दिया। यह सिद्धांत D कक्षकों विभाजन पर आधारित है, यह सिद्धांत सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पर आधारित है। CFT में धातु आयन और लिगैंड के मध्य स्थिर विद्युदाकर्षण बल होता है, इसलिए बंध का प्रकार आयनिक है, जबकि VBT में बंध की प्रकृति सहसंयोजक होती है तथा धातु आयन और लिगैंड के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनता है। अगली बिंदु है, इस सिद्धांत में धातु आयन और लिगैंड बिंदु आवेश के रूप में कार्य करता है। धातु आयन और लिगैंड के मध्य बंध अति व्यापन द्वारा होता है। अगला बिंदु है, संकुलों की ज्यामिति एवं स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए क्रिस्टल
फील्ड स्टेबलाइजेशन की एनर्जी को महत्वपूर्ण बनते हैं। संकर के प्रकार एवं कक्षक के मध्य सामर्थ्य के आधार पर संकुलों की ज्यामितीय में स्थायित्व की व्याख्या की जाती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के आधार पर लिगैंड को प्रबल एवं दुर्बल श्रेणी में रखा जाता है। लिगैंडों को वर्गीकृत करने का कोई आधार नहीं है। इसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान और लिगैंड की प्रकृति के आधार पर संकुलों की ज्यामिति निर्धारित करते हैं। उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर चुंबकीय गुणधर्म का स्पष्टीकरण होता है। इसमें चुंबकीय गुणधर्मों की व्याख्या स्पष्ट नहीं होती और चुंबकीय गुणधर्मों के आधार पर संकरण का प्रकार ज्यामिति निर्धारित की जाती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में संकुलों को उच्च चक्रण और निम्न चक्रण वाले लिगैंड संकुल कहा जाता है। इस सिद्धांत जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में संकुलों को बाह्य कक्षक तथा आंतरिक कक्षक संकुल कहा जाता है। इस सिद्धांत में पाई बंद का स्थान नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन के भरे हुए कक्षकों तथा लिगैंड के खाली कक्षकों में पाई बंद बनता है। 10वां बिंदु है, इस सिद्धांत के अनुसार संकर का रंग और स्पेक्ट्रा को डी संक्रमण द्वारा समझा जा सकता है। यह सिद्धांत रंग और स्पेक्ट्रा को नहीं समझाता। फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में CFSE के आधार पर वर्गाकार समतलीय संकर को स्थायित्व समझा जाता है और VBT नहीं समझा सकती कि क्यों D8 और D9 विन्यास के धातु कक्षक स्थायी वर्गाकार समतलीय संकर बनते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFSE के आधार पर ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्यामिति का बनना बताती है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है नहीं समझा पाती कि चतुष्फल की ज्यामिति की तुलना में अष्टफल की वर्गाकार समतलीय ज्यामिति बनना पसंद करते हैं। इस सिद्धांत में मेटल लिगैंड बन के सहसंयोजक गुण को नहीं समझा जा सकता। इस सिद्धांत में मेटल लिगैंड के आयनिक गुण को नहीं समझा जा सकता। फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में धातु आयन तथा लिगैंड को उचित महत्व दिया गया है। डेल्टा के आधार पर लिगैंड को दुर्बल और प्रबल श्रेणी में रखा गया है। इस सिद्धांत में धातु आयन को ज़्यादा महत्व दिया गया है तथा लिगैंड को उचित स्थान नहीं दिया गया है। इस सिद्धांत में क्रिया की गति एवं अभिक्रिया को समझा जा सकता है। यह सिद्धांत क्रिया की गति और क्रियाविधि को नहीं समझाता। तो इस प्रकार हमने मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल का ये चैप्टर आज यहाँ पर समाप्त किया। हमने आज के इस टॉपिक में पढ़ा कि किस तरह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुप्रयोगों को समझा। अनुप्रयोगों को समझने के पश्चात हमने सहसंयोजकता बंध सिद्धांत और क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की तुलना की। ये 14 बिंदु जो हैं सहसंयोजक बंध सिद्धांत और क्रिस्टल फील्ड 15 बिंदु सहसंयोजक बंध सिद्धांत और क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की तुलना की हैं। यहाँ पर हमने पहले तो क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र की कुछ सीमाएं भी पढ़ी और उसके बाद हमने तुलना पढ़ी और इस तरह से आज हमारा BSc पार्ट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद कल आपको मैं इस यूनिट का टेस्ट दूंगी। ठीक है ना, समझ में आ गया सब मैडम? आज आपकी क्लास ली है मैंने। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है क्या अभी हमारे मतलब अभी नेट वीडियो डालते ना कोई 5 व्यू 6 व्यू इतने तो व्यू है।